Assalamu alaikum dear students and welcome to research methods class। आज का इस लेक्चर हम थोड़ा प्रैक्टिकल रखेंगे। इसमें मैं आपको एक रिसर्च रिपोर्ट आपने कैसे लिखनी है और उसके कौन कौन से हेडिंग्स होती हैं, एक कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट। जब हम बात करते हैं रिसर्च रिपोर्ट की या रिसर्च राइटिंग की, तो जब हम अपने सारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था ऑब्जर्वेशन से, फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन से, फिर क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू जो है हमारा पोर्शन, जो एक राइटअप का पोर्शन है, और ये साथ साथ आप राइटअप कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका राइटअप और आपका रिसर्च का प्रोसेस जो है वो पैरेलल चल रहा है। उसके बाद आप उससे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटरेचर रिव्यू से, अपने वेरिएबल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं और फिर हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। और ये फोकस मेरा इसमें जो कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है, इसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहा है, क्योंकि ये वाला रिसर्च मेथड ज़्यादा सिस्टमेटिक है। और जो एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऑफ रिसर्च फिलॉसफी है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपका एक सिस्टमेटिक रिसर्च होनी चाहिए विदाउट रिसर्चर इंटरफेरेंस, तो ये उसको ज़्यादा सपोर्ट करती है। आल्दो ये सेम अप्लाई किया जा सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, सेम मेथड, थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएशन होती है। और उसको अगर हम स्टडी करें तो हम इजीली समझ सकेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में थोड़ी सी क्या चेंजेस आती हैं जब हम उसकी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। पर चूँकि हमें बेसिक्स की अब समझ आ रही है, तो हम डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं उनको इन एडवांस लेवल जाके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अपना रिसर्च डिज़ाइन एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद हमारा फिर डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का पोर्शन आया, जिसमें जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया था उसको एनालाइज किया यूजिंग सम सॉफ्टवेयर, और फिर हमने उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट किया। और फिर हमने ये देखा कि हमारे हाइपोथेसिस जो हैं वो सब्सटेंशिएट, यानी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। ये सारा प्रोसेस, और इसके पैरेलल ही आपकी रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि आपने जो भी काम किया आपने उसको प्रेजेंट करना है। अब जब बात आ जाती है प्रेजेंटेशन की, तो इट डिपेंड्स कि आप काम कहाँ कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं और किस मकसद के लिए कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इसको एक एमफिल या पीएचडी डिग्री या किसी अंडरग्रेड डिग्री के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको एक रिपोर्ट की शक्ल में इसको एक प्रेजेंट करना होता है, या एक थीसिस की शक्ल में प्रेजेंट करना होता है, या डिजर्टेशन की शक्ल में। डिजर्टेशन और थीसिस में ये फ़र्क है कि जहाँ पे जिन मुल्कों में डिजर्टेशन होती है वहाँ पे साथ साथ कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं, और एक छोटा सा आपने एक मिनी थीसिस लिखना होता है। जहाँ पे डिग्री बाय रिसर्च होती है, जैसे इंग्लैंड का, यूके का जो पैटर्न है, उसके अंदर आपको एक डिटेल्ड थीसिस लिखना होता है, और वो एक काफ़ी जैसे कहते हैं एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। तो वो एक थीसिस की शक्ल में उसके उसके अंदर आप डिटेल लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में एनालाइज किए जाते हैं। उसके अलावा एक जो सबसे पॉपुलर मीडियम है अपनी रिसर्च को राइटिंग में लाने का, दैट इज़ अ रिसर्च पेपर। और ये रिसर्च पेपर, जिस तरह हमने लिटरेचर रिव्यू के अपने चैप्टर में भी डिस्कस किया था, कि ये रिसर्च पेपर्स जो हैं ये पब्लिश होते हैं, डिफरेंट जर्नल्स होते हैं, उन जर्नल्स की भी कैटेगरीज होती हैं। कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक जर्नल्स होते हैं, कुछ थोड़े कम ऑथेंटिक लीनियड जर्नल्स होते हैं, और फिर उनकी रिकग्निशन भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। एक और मीडियम है कि आप इस रिसर्च को एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में जब आप रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, अगर कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको एक इन रिटर्न भी उनको उनको प्रोवाइड करें, या आप नहीं करना चाहते, तो फिर वो एक ओरल प्रेजेंटेशन हो जाती है, तो उसका तो ऐसा कोई इतना फॉर्मेट नहीं होता। पर अगर उस कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको एक प्रॉपर रिसर्च पेपर की शक्ल में प्रेजेंट करें, तो फिर उसका एक फॉर्मेट होगा। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में भी रिसर्च जब की जाती है, तो उसका भी एक बाकायदा फॉर्मेट होता है, और वो आपको एक हमेशा जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन करेंगे वो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे, एक आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि आपने अपनी रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है। आज के इस पेपर की डिस्कशन में मैं आपके साथ एक जर्नल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो एक राइटअप होता है उसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, और वो हेडिंग जो है वो, चाहे वो एक रिसर्च पेपर है, चाहे वो रिसर्च थीसिस है या रिसर्च रिपोर्ट है, मोर और लेस वो हेडिंग सेम ही होती हैं। और सिर्फ उसका हमारा जो एक पैटर्न ऑफ राइटिंग है, यानी कि एक उसका स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है। जो उसके अंदर हमने बात करनी होती है, जिस तरीके से पोर्ट्रे करनी होती है, वो मोर और लेस सेम ही रहती है।
तो ये मेरे सामने एक रिसर्च पेपर है, जर्नल ऑफ वोकेशनल बिहेवियर, ठीक है। ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स जो है वो पब्लिश करता है। अब देखें, इसका सबसे पहले टाइटल आ गया, द डेली स्पिल ओवर एंड क्रॉस ओवर ऑफ इमोशनल लेबर, फेकिंग इमोशंस एट वर्क एट होम, ठीक है। अब ये इमोशन से रिलेटेड एक पेपर है। हमारे लिए मकसद इसके टॉपिक को समझना नहीं है, हमारे लिए मकसद इसके राइटिंग स्टाइल या स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर को समझना है। ऑथर्स का नाम आ गया, ऑथर्स की एफिलिएशन आ गई, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट। सो हमने लिटरेचर व्यू में भी डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट अ समरी। आप अगर थीसिस में एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो ये थोड़ा डिटेल एब्स्ट्रैक्ट होगा, और कई दफ़ा इसको एग्जेक्टिव समरी का भी नाम दे देंगे। तो उस तरीके से आपने एक अपने पूरे रिसर्च पेपर या रिसर्च का जो राइटअप है उसकी एक समरी प्रेजेंट करनी होती है। तो हम बाद में जब एक दफ़ा ये उसकी हेडिंग्स डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट को भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देन देयर इज ऑलवेज एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप ये बताते हैं कि आपने जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें उसके रिसर्च क्वेश्चंस, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका बैकग्राउंड, उसकी इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप अपनी इंट्रोडक्शन में उसका राइट अप करते हैं। और जस्ट सिमिलर टू योर लिटरेचर रिव्यू, आपके इंट्रोडक्शन में भी उसी तरीके से साइटेशंस होती हैं जिस तरह आपके लिटरेचर रिव्यू। इनफैक्ट पूरे के पूरे रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस या रिसर्च रिपोर्ट में आपकी रेफरेंसेस साथ साथ रहती हैं। और ये रेफरेंसेस स्टाइल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस टाइम ये भी एपीए स्टाइल में आपको नजर आ रहा है सामने। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप इसको सबमिट कराते हैं अपना कोई भी रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि आपका साइटेशन स्टाइल जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, एंड नोट का जो हमने एक ट्यूटोरियल किया था उसके अंदर मैंने ये बात बताई थी कि अगर आप लिख रहे हैं एक लाइन जो आपने बोरो की है किसी और के रिसर्च पेपर से, तो आप एग्जैक्टली तो वो सेम वर्डिंग नहीं लिखते, आप उसको पैराफ्रेज करते हैं, अपने अल्फाज में लिखते हैं। लेकिन चूंकि आपने आइडिया किसी और से लिया है, आपने वो इंफॉर्मेशन कहीं और से एक्सट्रैक्ट की है, तो फिर आप उसके एंड पे एक रेफरेंस देते हैं। जब रेफरेंस होता है लाइन के एंड पे, तो फिर उसका स्टाइल ये होता है कि ब्रैकेट में ही ऑथर्स के नेम और ईयर। लेकिन जब आप बात इस तरह स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट में ही आप रेफर करें किसी स्टडी को, जैसे फॉर इंस्टेंस, फिर ऑथर का नाम जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है हमें इसको फॉलो करना होता है, और तभी हमारे रिसर्च पेपर जो है वो एक्सेप्ट होते हैं। तो ये आपके इसमें जो है वो मिस्टेक्स निकल आ सकती हैं अगर आप अपने ये साइटेशन स्टाइल जो है इसको ठीक तरीके से फॉलो ना करें। सो फॉर इंस्टेंस आल दो, देखें, फॉर इंस्टेंस आल दो, अब ऑथर का नाम चूंकि स्टार्ट में आ रहा है, उसके नाम से रेफर किया जा रहा है पूरे बाकी जो बात लिखी हुई है उस अगली लाइन में, तो ऑथर का नाम जो है वो बाहर है। और चूंकि एट ऑल ये आपका सॉफ्टवेयर खुद ही हैंडल कर लेगा जब दो या दो से ज्यादा ऑथर्स हो जाते हैं और वो उस पेपर में सेकंड टाइम उनका नाम आ रहा है। देखें, फर्स्ट यहाँ पे रेफर किया गया और फिर सेकंड टाइम रेफर किया गया, तो यहाँ पे देखें कि उसने एट ऑल बना दिया, यानी एक दो तीन चार ऑथर्स थे। फर्स्ट टाइम में कंप्लीट नेम, सेकंड टाइम में एट ऑल बना दिया। ये एपीएस 6 है, हो सकता है एपीएस 7 में जो है ये चेंज हो गया हो, और आपका सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं उसके पास ये सारे साइटेशन स्टाइल्स होंगे, वो उसको खुद ही हैंडल कर लेगा। आपने सिर्फ उसको एक ओवरव्यू देना है कि क्या वो ठीक तरीके से हुए हैं या नहीं हुए। अच्छा, अब ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन में हमने ये बताया कि इंट्रोडक्शन में आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी दे दी, इंट्रोडक्शन में आपने स्टार्ट किया कि मैं स्टडी क्यों करना चाह रहा हूँ, उसका रैशनल प्रोवाइड कर दिया, उसमें थोड़े से रिसर्च गैप्स दे दिए, उसमें आपने ये बता दिया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी प्रॉब्लम क्या है जिस इशू पे आप काम करना जा रहे हैं, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो आपने लिख दिए। अब अगर आप सेम किसी रिसर्च रिपोर्ट में या थीसिस में लिखते तो आप वो सारी हेडिंग्स, रिसर्च प्रॉब्लम की अलहदा होती, उसमें हेडिंग रिसर्च सिग्निफिकेंस की अलहदा होती, रिसर्च कंट्रीब्यूशन की अलहदा हेडिंग हो सकती थी, डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको कितना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। फिर आपके रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अलहदा से बने होते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अपना इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो आमतौर पे थीसिस में चैप्टर नंबर 2 होता है, और जब रिसर्च पेपर हम लिख रहे होते हैं तो वो हमारा फिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग के साथ हमारा सेकंड पोर्शन होता है। अब इसके अंदर हम डिटेल में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारे फ्रेमवर्क हमने डेवलप करना है, जो हमारी स्टडी से आईवीज और डीवीज हैं, हम उनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें कि यहाँ पे
ऑथर ने स्टार्ट किया है कि SCM जो वो फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें यूजफुल जर्नल फ्रेमवर्क हमें स्टडी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये उसने इंट्रोडक्शन की एक दी है, एक किस्म की इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू की एक किस्म की इंट्रोडक्शन दी है। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये इमोशनल लेबर एक वेरिएबल था, यहाँ पे ये डिफाइन हुआ। देखें ये यहाँ पे इमोशनल लेबर से रिलेटेड कुछ स्टडीज और उसकी डेफिनेशन दी गई। तो उसने कहा बेस्ड ऑन दिस स्टडी वी डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट एज डिस्प्ले ऑफ इमोशंस दैट आर नॉट फेल्ट बट एक्सपेक्टेड इन द फैमिली डोमेन इवन व्हेन इंडिविजुअल्स आर कॉग्निटिवली इमोशनली और फिजिकली ट्रेड। तो आपने लिटरेचर व्यू के स्टार्ट में अपना जो मेन स्टडी वेरिएबल है उसको तो मस्ट डिफाइन करना है। अगर आप चाहें तो अपने आईवीज और डीवीज सबको डिफाइन करें अगर जब आप एक डिटेल थीसिस कर रहे हैं। तो आपका जो लिटरेचर व्यू का जो स्टार्ट का पोर्शन होता है उसमें आप सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, यानी उनके कॉन्सेप्ट को फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिटरेचर आप डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो द डेली स्पिल ओवर ऑफ सरफेस एक्टिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन वेल बीइंग। अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स डिफाइन होना शुरू हो गए। स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है, ये उसने यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद उनके दरमियान जो रिलेशनशिप, ठीक है, वो जो प्रीवियस स्टडीज में जो स्टडी हुआ है या अगर नहीं भी स्टडी हुआ तो उससे मिलती जुलती जो बातें की हैं वो यहाँ पे उसने लिख दी। तो अकॉर्डिंग टू ये देखिए सारे रिसर्च पेपर से उसने डिफाइन करते ही फिर क्या किया कि यहाँ पे अपना हाइपोथेसिस जनरेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद उसने एक फर्दर रिलेशनशिप को डिफाइन किया, उसके बाद एक नेक्स्ट हाइपोथेसिस को डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक नई हेडिंग आई, उसके अंदर कोई नए वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है उनको डिफाइन करना था। डिफाइन करते हुए फिर ये साथ साथ हाइपोथेसिस जनरेट करती है। अब चूंकि ये एक रिसर्च पेपर है और रिसर्च पेपर की एक लिमिटेशन ये होती है कि इसके अंदर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली हम बात नहीं कर सकते। अगर हम यही चीज अपने थीसिस में करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इससे पहले एक पोर्शन अलहदा से डिफाइन करेंगे जिसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या उससे पहले हम थियरीज, रिलेटेड थियरीज जो है वो डिफाइन कर लेंगे। रिलेटेड थियरी से फिर हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क निकल आएगा और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद हम अपने जो रिलेशनशिप बिटवीन आईवीज एंड डीवीज हैं, और वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फ्रेमवर्क। अब मैं अगर आपको इस स्टडी का एक फ्रेमवर्क दिखाऊं जो आई थिंक इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये देखिए स्टडी का ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो इसमें वेल बीइंग है हमारा आउटकम वेरिएबल है, उसके बाद सरफेस एक्टिंग एट होम, सरफेस एक्टिंग एट होम ये वेरिएबल्स हैं। चूंकि ये इसमें ड्यूअल डाटा कलेक्ट हो रहा है, एक्टर से भी यानी जो बंदा खुद कर रहा है और जो पार्टनर है उससे भी डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो एक्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो ये वन साइड एंड द अदर साइड, ये दो इसके अंदर ड्यूअल डाटा कलेक्शन हो रही है। तो इसके अंदर यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो 2 है। तो ये देखें आईवी, मीडिएटर, डीवी। तो ये फ्रेमवर्क इसने ऊपर डिफाइन किया अपने पूरे लिटरेचर रिव्यू में। इसके साथ रिलेटेड थ्योरीज डिफाइन की, सब वेरिएबल्स को डिफाइन किया, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने साथ साथ हाइपोथेसिस जनरेट कर दी। फिर आ जाता है मेथडोलॉजी यानी मेथड। ये रिसर्च पेपर हो या रिसर्च थीसिस हो या रिसर्च रिपोर्ट हो, उसमें मेथडोलॉजी का सेक्शन जो है वो जरूर होता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि रिसर्च आपने किस तरीके से परफॉर्म की। अच्छा, उस मेथडोलॉजी में क्या क्या है, आपके प्रोसीजर्स हैं कि आपने डाटा कलेक्ट किस तरह किया, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, आपकी रिसर्च की टाइप क्या है, या आप इसमें बता सकते हैं आपका सैंपल क्या है, सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो आप सब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। So of the 200 survey packages distributed, which means this is a survey research, 150 were returned. ये response rate था। Participants worked in a broad range of professional occupations, including financial institution and business services, farming, construction, trade, and 75 couples who met the eligibility criterion participated in the study. क्योंकि couple से study हो रही है, इसमें दो लोगों से डाटा कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे कपल्स की भी सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बयान की गई। अच्छा, उसके बाद मेयर्स, ये मैं आपको बारहा कह चुका हूँ कि मेयर्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसमें सर्वे है और आपने खुद से स्केल डेवलप नहीं किया, क्योंकि स्केल डेवलपमेंट की स्टडी इन इट्स एक डिफरेंट स्टडी होती है, तो आपने ये बताना होता है कि हम कहाँ से ये मेयर्स जो हैं बोरो कर रहे हैं। सो द सब स्केल्स फ्रॉम द इमोशनल लेबर स्केल वर यूज्ड। ठीक है, ये इमोशनल लेबर स्केल था, ये इन ऑथर्स ने जो है डेवलप किया, इस स्टडी ने उसको अडॉप्ट किया या उसका सब स्केल यानी एक पोर्शन अडॉप्ट किया। ठीक है,
as the scale was originally designed to measure surface acting power which slightly modify का मतलब है थोड़ी सी उसकी wording change कर ली home के हवाले से, ठीक है। सो टुडे उसने यहाँ बता भी दिया कि जहां पे टुडे एट वर्क लिखा हुआ था वहां पे मैंने टुडे एट होम बना दिया उसको, ठीक है। और उसने साथ ये भी बताया अपनी चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कि दिस प्रोसीजर हैज बीन यूज्ड इन प्रीवियस स्टडी इन द फील्ड ऑफ इमोशनल लेबर, यानी उसने कहा कि ये मैंने आउट ऑफ थिन एयर ये काम नहीं कर दिया, ये पहले भी स्टडीज इसको करती रही हैं और मैं इसी वजह से उन स्टडीज का हवाला दे रहा हूँ कि मेरी बात और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाए। आप लोगों को ये अप्रिशिएट करना है कि जब भी आप रिसर्च राइट अप कर रहे हैं आप प्रीवियस स्टडीज का हवाला इसलिए देते हैं कि आप अपनी बात को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के पेश करें। अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखता है और उस रिसर्च रिपोर्ट में वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लिख देता है कि जी इतने % लोग ऐसे कर रहे हैं और दुनिया में ये चीज हो रही है, लेकिन वो उसको कोई हवाला नहीं देता तो आपकी वो बात बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं जो बहुत डिफरेंट है, जो आपके रिव्यूअर की समझ में नहीं आ रहा, आपके एग्जामिनर की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास उसके रेफरेंसेस हैं, स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस, तो यू कैन ऑलवेज डिफेंड योर वर्क। अच्छा, उसके बाद ये स्केल वेलबींग का स्केल कहाँ से अडॉप्ट किया, ये जॉब रिलेटेड इफेक्टिव वेलबींग का स्केल है, ये इन ऑथर्स ने बनाया था, ये अडॉप्ट किया, उसका सैंपल भी दे दिया और साथ साथ उसका क्रॉनबैक अल्फा यानी उसकी रिलायबिलिटी जो एसपीएसएस में हमने कैलकुलेट करनी सीखी थी वो भी यहाँ पे दे दी। अदर वेरिएबल्स जैसे कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजेशन टेन्योर एंड नंबर ऑफ आवर्स वर्क, ये भी दे दिए। और ये वेरिएबल्स जो हैं ये कई दफा सिर्फ हम यूज करते हैं पार्टिसिपेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए, और समटाइम्स हम इनको एनालिसिस में भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम रिग्रेशन करना चाह रहे हैं तो हम रिग्रेशन एनालिसिस में भी इनको साथ डाल देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हमारे आईवीज और डीवीज का आपस में रिलेशनशिप तो है, क्या हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स का भी डीवी के ऊपर रिलेशनशिप या फैक्ट है। तो उसके बाद डाटा एनालिसिस, अब ये डाटा एनालिसिस इस पोर्शन में हो नहीं रहा, ये जो 3.3 है, क्योंकि अभी हम हेडिंग नंबर 3 यानी मेथडोलॉजी के चैप्टर में ही है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि डाटा एनालिसिस किया कैसे जाएगा। Our data set is composed of 3 levels. Specifically repeated measurement at the day level consisted first person, individual person, second person and the dyad at the third level. ठीक है, dyad का मतलब होता है टू यानी pairs. To test the hypothesis, we conducted multi-level analysis with this program. अब सेम वो लोग जो SPSS में फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं और रिग्रेशन एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो भी ये जुमला लिख सकते हैं, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वी कंडक्टेड रिग्रेशन एनालिसिस विद द SPSS प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर प्रीवियस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो आप उनके सेंटेंस मेकिंग को भी यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए। और चूंकि आपने एज इट इज कॉपी नहीं करना, लेकिन अगर आप लिख देते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वी कंडक्टेड रिग्रेशन एनालिसिस विद SPSS प्रोग्राम, तो इस बात के बहुत कम चांस हैं कि ये आपका प्लेजरिज्म में आ जाएगा। और थोड़ी बहुत प्लेजरिज्म यानी अगर आपको 15% रिसर्च पेपर में या 20% रिसर्च थीसिस में अलाउड है तो उसकी वजह यही है कि थोड़ा बहुत ओवरलैप तो इनवेटेबल है, वो तो खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, अनटिल अनलेस कि हम कोई बिल्कुल ही न्यू लैंग्वेज में इसको करें, या कुछ लोग अपने पैराफ्रेजिंग करते हुए ऐसे कर लेते हैं कि बिल्कुल ही अपनी लैंग्वेज इस तरह की चेंज कर सकते हैं कि उस लैंग्वेज की सेंस ही खत्म हो जाती है, वो उसमें प्लेजरिज्म तो अवॉइड हो जाता है, लेकिन आप बात करना क्या चाह रहे हैं वो किसी को समझ नहीं आएगी। तो अब ये था डाटा एनालिसिस प्लान। तो यहाँ पे हो गया मेथडोलॉजी का चैप्टर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के बाद मेथडोलॉजी, फिर आगे रिजल्ट्स। अब यानी जहाँ आपने जब एनालिसिस किया आपने रिजल्ट्स उसमें शो किए, और रिजल्ट्स का तरीकाकार जाहिर है वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन हर रिपोर्ट, हर रिसर्च पेपर, हर रिसर्च आर्टिकल का भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें किस तरह आपने प्रेजेंट करने हैं। अब ये देखें आपके सामने, ये मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन। ठीक है, ये कोरिलेशन टेबल है बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, डेली सरफेस एक्टिंग एट वर्क एक्टर की, डेली सरफेस एक्टिंग वर्क पार्टनर की, डेली सरफेस एक्टिंग एट होम एक्टर की, डेली सरफेस एक्टिंग एट होम पार्टनर की, डेली वेलबिंग एक्टर की, डेली वेलबिंग पार्टनर की। ठीक है, अब ये 6 जो वेरिएबल्स हैं इनका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद इनका कोरिलेशन। अब ये देखें कोरिलेशन में ये डबल स्टेरिक का मतलब है कि कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट।
ठीक है, इसका मतलब है हम इस कोरिलेशन पे कॉन्फिडेंट है, रिलाई कर सकते हैं बिटवीन। अच्छा, अब 1 मींस डेली सरफेस एक्टिंग, 2 मींस डेली सरफेस एक्टिंग। तो ये देखें, ये तरीकाकार इसलिए यूज किया कि आपकी स्पेस भी बच जाए और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली रीडेबल भी हो। तो अब 1 इज डेली सरफेस एक्टिंग, उसकी आपस में कोरिलेशन का तो फायदा नहीं, क्योंकि आपस में कोरिलेशन तो हमेशा 1 ही होगी किसी वेरिएबल की अपने ही साथ। अब 1 की कोरिलेशन पार्टनर के साथ डेली सरफेस एक्टिंग 0.07, इट मींस इट इज नॉट रिलेटेड। लेकिन 1 की कोरिलेशन एट होम एक्टर के साथ, यानी अपनी ही सरफेस एक्टिंग एट होम के साथ जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है। एक सरफेस एक्टिंग वो एट वर्क मेजर कर रहा है, एक सरफेस एक्टिंग वो एट होम मेजर कर रहा है। तो वर्क, आप लोगों की अपनी सरफेस एक्टिंग एट वर्क के साथ एट होम के साथ जो है वो कोरिलेशन पॉजिटिव है 0.4। फिर ये देखें, वेल बीइंग के साथ कोरिलेशन नेगेटिव है, यानी अगर आप सरफेस एक्टिंग कर रहे हैं एट वर्क तो उसकी वेल बीइंग के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, विच इज सिग्निफिकेंट। तो ये इस तरीके से आप पूरा पूरा कोरिलेशन टेबल जो है वो उसको रीड भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिग्रेशन एनालिसिस की गई होगी या किसी किस्म का भी एनालिसिस किया गया जिससे वो हाइपोथेसिस जो है वो उनको वेरीफाई किया जा सके। तो पी वैल्यू जो है हमने अंडरस्टैंड किया कि ये हमें बताता है कि हमारे हाइपोथेसिस जो है वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, इस तरीके से पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिस्कस किया गया, ना सिर्फ डिस्कस किया गया, वो टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। ठीक है, और जहां जहां ये स्टैटिक नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंस वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रही है। तो हम इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, इसको हम इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो इतनी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि हर चीज हर इस लेवल पे आप लोगों को हर किस्म का स्टैटिस्टिक्स अभी नहीं पता। वी शुड कीप टू अवर बेसिक्स। जो हम बेसिक्स को एक दफा समझ लेंगे तो फिर हम आगे चल के एडवांस लेवल पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। अभी हमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्क इज डन इन टोटलिटी। ठीक है, कि हम देखें कि काम होता कैसे है और वो काम की जो एडवांस लेवल्स हैं वो वक्त के साथ साथ हम फिर सीखते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 आ जाता है चैप्टर, दैट इज डिस्कशन। थीसिस में भी होता है, रिसर्च पेपर्स में भी होता है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, आपके हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, आपने उसको डिस्कस करना होता है। और वंस अगेन प्रीवियस पेपर्स आपको हेल्प आउट करते हैं। अगर आपका कोई हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो आप कहें कि हाँ जी मेरा भी एक्सेप्ट हुआ है, और जो प्रीवियस स्टडीज थी उसमें भी ये मिलते जुलते हाइपोथेसिस थे, एक्सेप्ट हुए थे। अगर आपका कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है तो आप कह सकते हैं कि प्रीवियस स्टडीज जो है उनमें इस तरीके से बात की थी, मेरी बात डिफरेंट है, मेरा इलाका डिफरेंट है, मेरा एरिया डिफरेंट है, मेरा सैंपल डिफरेंट है। या आप ये भी बता सकते हैं कि प्रीवियस स्टडीज में भी ये हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। फिर आपकी थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या किया आपने इसमें कंट्रीब्यूट किया इस पूरे रिसर्च के ज़रिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, डिस्कशन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप, चूँकि ये ज़्यादा थ्योरी बेस्ड पेपर है तो इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन पे है। अगर आपका इसमें प्रैक्टिकल भी साथ लिखा होता है तो ये देखें, लिमिटेशंस एंड सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, ये भी एक पार्ट ज़रूर होता है आपके डिस्कशन में कि आपके इसकी क्या लिमिटेशंस थी। सैंपल वाज लिमिटेशन, कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ की लिमिटेशन, आपका डाटा कम था लिमिटेशन, आपका एनालिसिस जो है वो ठीक नहीं था लिमिटेशन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी लिमिटेशन। तो बहुत सारी लिमिटेशंस आप लिख सकते हैं और आप प्रीवियस स्टडीज़ को जब देखेंगे तो आपको लिमिटेशंस के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। सजेशंस फॉर फ्यूचर स्टडीज जरूर इंक्लूड होनी चाहिए कि आपने इस वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप चेक किया है तो कोई और वेरिएबल है उसके साथ भी चेक किया जा सकता है। और फाइनली देखें, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पे मेंशन है, ये भी आप इंट्रोडक्शन के सेक्शन में भी लिख सकते हैं और एंड पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में तो आप इन जनरल बात करते हैं, लेकिन जब आपके पास अपने रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं कि क्या थ्योरेटिकली मैंने कंट्रीब्यूट किया और क्या प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट किया अपनी रिसर्च के जरिए। ठीक है, तो मेरा इस डिस्कशन का मकसद ये था कि हम देखें कि किस तरीके से एक रिपोर्ट, एक कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस जो है वो लिखा जाता है, उसमें क्या क्या हेडिंग्स होती हैं, उसमें किस मौके पे क्या चीज़ डिस्कस की जाती है। मैं ज़्यादा इस बात पर भी फोकस करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर डिस्कशन लिख रहे हैं या
मेथडोलॉजी लिख रहे हैं या लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं या इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, आपके रिसर्च में साइटेशंस मस्ट होती हैं। आपने हर चीज को साथ साथ रेफर करना है और उसको सही तरीके से करना है। जैसे अगर यहाँ पे 2 स्टडीज को रेफर किया गया तो उसका देखें फॉर्मेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टडी को रेफर किया गया, कहाँ पे एम्परसैंड वाला एंड लगना है, और यही अगर ब्रैकेट से बायर ऑथर का नेम आ जाए तो सिंपल AND वाला एंड लगना है। एंड पे लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस हैं, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस भी आपके लिए सॉफ्टवेयर जनरेट कर देता है और ये आपका कंप्लीट रिसर्च पेपर है। एक रिसर्च पेपर को ब्रीफ करने से या एक रिसर्च पेपर पढ़ने से हम रिसर्च नहीं सीखते। जब भी हमने रिसर्च करनी होती है तो उसके लिए हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो ये कि हम अपने टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल रिसर्च पेपर्स जो हैं उनको स्टडी करें। कोशिश करें कि अच्छे जर्नल्स में से स्टडी करें। कोशिश करें कि जो पोर्शन हमें समझ आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें रिजल्ट्स का पोर्शन समझ नहीं आ रहा और उसने वो वाली स्टैट्स लगाई है कि जो फिलहाल हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो हम उस पोर्शन को स्किप करके हम बाकी एरिया जो है उसके ऊपर फोकस करें, उसको देखें और साथ साथ हम वो अगर हमने करनी है फ्यूचर में रिसर्च तो हम उसको सीखें, उस मेथडोलॉजी, उस स्पेसिफिक मेथडोलॉजी को सीखें। जैसे अगर किसी ने फाइनेंस में पैनल डाटा एनालिसिस करना है तो वो पैनल डाटा एनालिसिस करे। उसने डिफरेंट मॉडल्स RDL मॉडल लगाना है या उसने टाइम सीरीज एनालिसिस करना है तो वो उसको सीखे। किसी ने सर्वे रिसर्च है उसके अंदर उसने SEM यानी स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग लगानी है तो उसको सीखे, उससे हिसाब से उस पर फोकस करें। मीडिएशन करनी है तो मीडिएशन एनालिसिस को देखें कि किस तरह होता है, मॉडरेशन करनी है तो मॉडरेशन एनालिसिस को देखें किस तरह होता है। सो इट इज अ एवर लर्निंग एवर गोइंग प्रोसेस। इसकी हम ये नहीं कह सकते कि एक ही सिटिंग में हमने बैठ के सारी रिसर्च सीख ली या एक ही कोर्स में बैठ के हमने सारी रिसर्च सीख ली। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग और हम इसको इसी तरीके से बेहतर कर सकते हैं कि जब हम ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर को गो थ्रू करें, ना सिर्फ ये कि उसके आइडियाज को देखें, हम ये देखें कि उसने अपना राइट अप कैसे किया हुआ है, हम ये देखें कि उसने जिस मौके पे कौन से सेंटेंसेस को यूज किया हुआ है, हम ये देखें कि उसने किस मौके पे कौन सी मेथडोलॉजी को यूज किया हुआ है। और अगर अच्छा जर्नल, जैसे ये जर्नल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जर्नल वोकेशनल बिहेवियर हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, उसका पेपर होगा तो हमें और ज्यादा बेहतर सीखने को मिलेगा क्योंकि गारंटी होगी कि ये पेपर एक हाई लेवल रिसर्च पे बेस करता है। So thank you. This was all about briefing about a research paper.